एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में होने वाली मानसिक उत्पीड़न के विरुद्ध मेरा प्रयास जारी है। आपके वीडियो देख के थोड़ी सफलता भी मिल रही है, पर क्या इस उत्पीड़न को पूरी तरीके से समाप्त करना संभव है? देखिए, जहाँ तक उत्पीड़न को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, पूरी तरीके से उत्पीड़न को समाप्त करना संभव है। लेकिन इसके लिए जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या आप वो स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप वो स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी एक अंदरूनी सलाह है। ये एकदम से करने वाली चीज़ नहीं है। इसको अपने विवेक के आधार पर, अपनी डिस्क्रिशन के आधार पर इन टिप्स में से आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं फॉलो कर सकते हैं, इसका आपको अपने विवेक के अनुसार डिसीजन लेना होता है। तो पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अगर आप मानसिक उत्पीड़न को बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नार्सिसिस्ट के प्रति जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। देखिए, नार्सिसिस्ट को हम एक व्यक्ति की तरीके से देखते हैं और वहीं चूक हो जाती है। नार्सिसिस्ट को हम एक टेंजिबल पर्सन की तरीके से, एक ऐसा व्यक्ति जो ठोस है, जो रियल है, उसकी तरीके से देखते हैं, बस वहीं चूक हो जाती है। नार्सिसिस्ट एक्चुअली कोई व्यक्ति नहीं है, नार्सिसिस्ट एक प्रक्रिया है। जब मैं ये कहता हूं कि वो एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो नार्सिसिस्ट अगर एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। उसका उद्देश्य है आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को पैदा करना, आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग को इंड्यूस करना। जैसी फीलिंग्स और इमोशंस वो चाहता है आपके अंदर पैदा करना, वैसी फीलिंग्स और इमोशंस आपके अंदर पैदा करना उसका उद्देश्य है। अब ये फीलिंग्स और इमोशंस वो आपके अंदर कैसे पैदा कर पाएगा? इसके लिए जो कुछ भी करना है वो करेगा। जैसे क्या कर सकता है वो? आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताना, आपके बारे में दुष्प्रचार करना, आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, आपकी अच्छाइयों को दबाना, आपके आसपास की रियलिटी को नेगेट करना, ये सारी चीजें वो करेगा। आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है आपसे एक सच्चाई से बात करेगा, एक सच्चे इंसान की तरीके से बात करेगा, उसके इमोशंस रियल हैं। बस यहीं पे आपसे चूक हो जाती है। यही आपको एटीट्यूड को चेंज करना। वो एक रियल व्यक्ति नहीं है, वो एक फिक्शनल व्यक्ति है। वो उसका उद्देश्य रियल बनना नहीं है, उसका उद्देश्य आपके अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा करना, या आपके अंदर एक इमोशंस को, आपके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को इंड्यूस करना है। तो याद रखना है हमें ये बात को कि ये हमारे अंदर इमोशंस को पैदा करता है। अब वो हमारे अंदर जैसे नेगेटिव इमोशन चाहता है, वैसे नेगेटिव इमोशंस पैदा कर देता है। वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि अचानक हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव इमोशंस पैदा कर देता है कि हम हतप्रभ रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि ये एक इमोशन को इंड्यूस करने वाला, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग्स को पैदा करने वाला एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है एक ये व्यक्ति। तो जब वो आपके अंदर इस तरीके की कोई नेगेटिव इमोशंस पैदा करेगा, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो इसी चीज का एक प्रोसेस है। आप उसके लिए तैयार रहेंगे, आप हमेशा अपने गार्ड के साथ रेडी रहेंगे, और आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आप हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नार्सिसिस्ट आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, उन्हीं नेगेटिव इमोशंस से वो अपने आप को फीड करता है। वही उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई है, वही उसका टॉनिक है। तो आप जब भी देखेंगे कि आप पैनिक हो गए, जब भी आप देखेंगे कि डर गए, तो वो अचानक खिल उठता है और उस तरीके की बातें करने लगेगा जिससे आपका और ज्यादा दांत गड़ा सके और आपको और ज्यादा परेशान कर सके। वहीं से वो टॉनिक लेता है, क्योंकि वहीं से आपको कंट्रोल कर सकता है और वहीं से आपकी लाइफ को नियंत्रित करके जो चाहता है, वो पाना चाहता है, वो पा सकता है।
तो उसकी जो सप्लाई लाइंस हैं उनको आप कट कर देंगे अगर आप अपने इमोशंस को पैदा होने से रोक दें या इमोशंस को अपने छुपा लें, कंसील कर लें। अपने इमोशंस को आप कारपेट के नीचे डाल सकें, अगर छुपा सकें। अब देखिए, अपने हर आदमी के अंदर इमोशंस या फीलिंग्स के तो आते ही हैं अगर अचानक कोई विपरीत परिस्थिति कोई पैदा कर दे। बस लेकिन हमें यही रोकना है। अब इसको रोकने की तरीका मैंने जाप बताया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसकी समझ भी आपके इमोशंस को आने से रोकती है, आपकी फीलिंग्स को आने से रोकती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसके प्रति अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। इसको एक रियल व्यक्ति की तरीके से देखना बंद करके आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक ऐसी मशीन है जो दूसरों के अंदर नेगेटिव इमोशंस को पैदा करती है और उसको नेगेटिव इमोशंस को फीड करती है। अब अगर आपने इसकी सप्लाई लाइंस काट दी, आपने इमोशंस को कंसील कर लिया, इमोशंस को छुपा लिया या जाप करके नेगेटिव विचारों को रोक दिया और इमोशंस को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो बस उसके बाद फिर इसकी सप्लाई लाइंस कट गई और आपकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे आती हैं, आप अचानक अपने इमोशंस को नहीं बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाप करिए। मैंने साक्षी भाव कैसे पैदा किया जाए इसके बारे में भी एक लिंक दिया हुआ है, और एक्सेप्टेंस कैसे पैदा करें उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जब ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि मेरी किसी गलती की वजह से ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा ये है। ये व्यक्ति ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये डिसऑर्डर है। तो ये इसका एनवायरनमेंट, इसकी बैकग्राउंड, इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल सिचुएशन, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि मेरे द्वारा की गई ऐसी कोई गलती, जो कि ज़्यादातर हम सोचते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें एक्सेप्ट करने में मदद करती है वो ये है कि ये व्यक्ति सबके साथ वैसा है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा कर रहा है, तो इसकी हरकतों को मुझे पर्सनली नहीं लेना है। तो 3 चीज़ें हमें करना होता है। पहली चीज़ तो हमें साक्षी भाव पैदा करना होता है, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी चीज़ मुझे ये करना होता है कि मुझे एक्सेप्टेंस पैदा करना होता है जो ये हरकतें हैं इसकी। और तीसरी चीज़ मुझे जाप करना पड़ता है। तो जब ये 3 चीज़ें हम करते हैं और इसके बारे में नॉलेज भी इकट्ठा करते रहते हैं, तो हमारे इमोशंस के ऊपर हमें धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। और जब हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो वहीं से इसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद हो जाती है, और वहीं से हमें इसके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा आना शुरू हो जाता है, और हम अपनी पावर को रीगेन कर लेते हैं, वापस प्राप्त कर लेते हैं, और इसकी पावर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ है कि नार्सिसिस्ट के प्रति हमें अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इग्नोर, रणनीतिक रूप से इग्नोर करना हमें आना चाहिए। लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं, लोग फंस जाते हैं। हमें रणनीतिक रूप से इग्नोर करना आना चाहिए। अब रणनीतिक रूप से इग्नोर करने का मतलब क्या है? देखिए, ये व्यक्ति आपके अंदर कैसे इमोशंस को इंड्यूस करता है। इस आदमी के आपके अंदर इमोशंस को इंड्यूस करने का तरीका ये है कि ये कुछ बात करता है और आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर ये कोई बात करता है, फिर आप उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और आप इस जितना इसकी बातों पे प्रतिक्रिया देते हैं वैसे आपका जीवन इसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जैसा चाहता है वैसे आपसे प्रतिक्रिया ले लेता है, जब चाहता है तब आपसे प्रतिक्रिया ले लेता है। तो उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम ये होता है कि का जीवन इसके हिसाब से चलने लगता है। और जब आपका जीवन किसी के हिसाब से चलने लग जाता है तो ये एक बड़ी भयावह सिचुएशन है। इसका मतलब आप उसकी बैटल फील्ड में हमेशा पड़े हुए हैं। तो आपकी कोई अपनी स्थिति नहीं है, आपकी कोई अपनी बैटल फील्ड नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको अपनी बैटल फील्ड पैदा करनी होगी। तो अपनी बैटल फील्ड आप कब पैदा कर पाएंगे? जब आप इसके द्वारा किए गए एक्शन को इग्नोर कर सकें। जब आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? ये कोई एक्शन किया, आपने रिएक्ट ही नहीं किया। देखिए, चमगादड़ कैसे काम करता है? चमगादड़ क्या है? अल्ट्रासाउंड्स भेजता है। वो अल्ट्रासाउंड्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और उससे इको प्रोड्यूस होती है। वो इको जब उसको इकोस को वो दोबारा रिसीव करके अंदाजा लगाता है चमगादड़ कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से रात में वो उड़ पाता है इतनी तेजी से। तो इसकी भी कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट की वही चमगादड़ वाली स्थिति है।
जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो प्रतिक्रिया देने से ही ये पता चला पाता है कि आपका क्या, आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपके रिसोर्सेज हैं, इन सब का अंदाजा लगा पाता है। उसी हिसाब से आपके ऊपर अटैक करता है। तो आपको मान लीजिए चमगादड़ जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराए जो कि इको प्रोड्यूस ही ना कर सके, वो जो है जो अल्ट्रासाउंड्स आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, चमगादड़ पता नहीं लगा पाएगा और उस ऑब्जेक्ट से की लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। वैसे ही है, जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे तो फिर ये आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, आपको पहचान ही नहीं पाएगा, और तब ये बुरी तरीके से घबरा जाएगा, क्योंकि इसके पास एसेस करने का सिचुएशन, एसेस करने का तरीका यही है कि आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जब प्रतिक्रिया ही आप नहीं दे रहे हैं तो कैसे पता लगा पाएगा ये। तो प्रतिक्रिया देना बंद करिए। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करेंगे तो आप अपनी बैटल फील्ड की भी एक पैदा कर सकते हैं। अभी तक आप बार बार प्रतिक्रिया देते थे तो आप हमेशा जैसा ये चाहता था वैसे जीते थे, लेकिन जब आप रणनीतिक रूप से जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको आप इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए इसने गाली में आपको 1000 शब्दों की गाली दी और आपने इसको वही उसका 5 शब्दों में सिर्फ जवाब दिया और आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो फिर क्या हो गया। अब आप इसका मतलब आप उसकी बैटल फील्ड में जाने से आपने मना कर दिया, आपने नेगेटिव इमोशंस को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। जब आपने ऐसा करने से मना कर दिया, इसका मतलब आपने नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद कर दिया। अब जब नार्सिसिस्टिक सप्लाई आपने देना बंद कर दिया तो ये आपको कैसे फिर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की बैटल फील्ड पैदा कीजिए, और अपनी खुद की बैटल फील्ड पैदा करना जरूरी भी है। इसलिए बैटल फील्ड पैदा करना जरूरी है क्योंकि आपके जीवन का भी तो कुछ उद्देश्य है, आपकी भी तो कुछ जरूरतें हैं। इस नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप अपनी कुछ जरूरतें पूरा करने के लिए तो आए हैं, वरना तो आप जा सकते थे छोड़ करके, लेकिन आपकी कुछ मजबूरी है कि आप जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं। आप अगर अपनी बैटल फील्ड में रहेंगे तो आप अपनी उन जरूरतों को पूरा करने में आप इस व्यक्ति को की मदद, आप इस व्यक्ति को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैटल फील्ड आपकी है। अगर आप हमेशा उसकी बैटल फील्ड में जाएंगे तो आप उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करने का तो आपका कोई जीवन ही नहीं है। तो इसलिए अपनी बैटल फील्ड में आइए, उसकी बैटल फील्ड से बाहर निकलिए, उसकी बैटल फील्ड से पुल बैक कीजिए। ऐसे करेंगे, इग्नोर करिए। इग्नोर करने का क्या तरीका है? वही 3 तरीका। साक्षी भाव रखिए, एक्सेप्टेंस पैदा कीजिए और जाप कीजिए, और बेवजह की चीजों के ऊपर अपना रिएक्शन मत दीजिए। तो दूसरी चीज ये हो गई कि आप रणनीतिक रूप से इग्नोर करना सीखिए। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नार्सिसिज्म को सपोर्ट करती हैं। उन चीजों को तुरंत बंद करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जब नेचुरोपैथी में हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले वो जो पॉइजनस चीजें ले रहा है, खतरनाक चीजें ले रहा है, उनको पहले बंद करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम पोषक तत्व देना शुरू करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीजें नार्सिसिज्म को सपोर्ट कर रही हैं उनको आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है सबको थोड़ा सा मैं डिस्क्रिशन और अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मत है कि जो व्यक्ति सच्चा है उसी के साथ सच्चा व्यवहार किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चा नहीं है उसके साथ, जो व्यक्ति इनसिंसियर है उस व्यक्ति के साथ सिंसियर व्यवहार करना मूर्खता है। पहले जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत की तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ खराब था। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ खराब हूँ, ऐसा करके मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैं बहुत सारे सबके साथ अच्छा हो गया। जब मैं सबके साथ अच्छा हो गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे खराब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हुआ, तो मेरा एटीट्यूड ये हो गया कि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा हूँ और बुरे लोगों के साथ बुरा हूँ। इसे कहते हैं कॉन्शियस बिहेवियर। यही आपको करना है। आप क्या काम कर रहे हैं अभी? अपनी अच्छाइयों से इसके नार्सिसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छे लोग हमेशा दूसरे के नार्सिसिज्म को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई टॉक्सिक व्यक्ति है तो आपकी अच्छाई का वो इस्तेमाल करता है हमेशा। जैसे अगर आप अच्छे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका बिहेवियर एम्पैथिक हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि दूसरा क्या सोचेगा, उसको कहीं दुख ना हो, उसको कहीं दर्द ना हो।
कि दूसरे के दर्द की आपको जहाँ जितनी ज़्यादा चिंता आप करने लगेंगे, ये एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई है। मतलब अच्छे व्यक्ति की ये क्वालिटी है कि दूसरे के दर्द की हमेशा चिंता करता है। फिर एक हमेशा नैतिक फ्रेमवर्क के साथ जीवन जीता है कि नहीं, हम तो जो सही है वही बोलेंगे, हम तो जो सच्चा है वही बोलेंगे, तो नैतिकता के साथ जीता है। फिर तीसरी चीज़ जो वो करता है वो ये है कि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गिल्ट फील करता है। बस यही सारी चीज़ें जो हैं नार्सिसिस्ट को, इसी का मैनिपुलेशन वो करता है। आपके रिस्पेक्टेबल बिहेवियर का मैनिपुलेशन करता है। आप रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन के जीना चाहते हैं। अगर आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन करके जीना चाहते हैं तो नार्सिसिस्ट आपको कायदे से आपको आपका दोहन करेगा। हैं? अगर आप जो है मॉरलिस्टिक बहुत बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके सामने, तो आपका दोहन करेगा। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर चीज़ की हमको लेके जल्दी से गिल्टी फील करने लग जाते हैं, सब आपका अब दोहन करेगा। तो ये सारी चीज़ें बंद करना होगा आपको। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत, आप मुझे सलाह दे रहे हैं, ये तो इमोरल है। तो ये आप याद रखिए कि सिंसियर लोगों के साथ ही आपको मॉरलिस्टिक रहना है। जो लोग टर्मिनली इनसिंसियर हैं उनके साथ सिंसियर बिहेवियर रखना मूर्खता है। तो ये बात आप जितना आप अपने विवेक के अनुसार समझ पाएँ, जितना आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ये आपके मानसिक उत्पीड़न को रोकने का काम करेगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने इसको कोई सच्ची इन्फॉर्मेशन अपने जीवन के बारे में दी, तो उसको ये आपके ही विरुद्ध यूज़ करने जा रहा है, ये बात आपको समझना होगा। और जब आप गिल्टी फील करते हैं, आप दूसरे को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोचेगा, इस व्यक्ति के जीवन में क्या दुख आएँगे, ऐसा अगर मैं ये बोलूँगा तो ये व्यक्ति कितना दुखी हो जाएगा। ये सब अब जब आप सोचने लग जाएँगे, बस वहीं पे आपका वो एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देगा, मानसिक प्रताड़ना शुरू कर देगा। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करता है मानसिक प्रताड़ना के लिए, तो ये सब आपको समझना होगा। फिर आपको भी थोड़ा-सा अपनी जी आपके क्या उद्देश्य हैं इनको पहचानना होगा। देखिए, सबको हर रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आपको क्लियरली याद रखना चाहिए। अगर आपका कोई उद्देश्य है, उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, तो बच्चों की पढ़ाई आपका उद्देश्य है। अब आपको ये रणनीति बनानी होगी कि वो बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलती रहे, और ज़रूर समय-समय पर वो रणनीति चेंज भी करना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो आपको करना पड़ेगा। और फिर सबको ये समझना होता है कि भाई, हम रिलेशनशिप में अगर दूसरा व्यक्ति टॉक्सिक है तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। क्योंकि देखिए, ये तो एक तरीके का ऐसा झूठ का और फ़रेब का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इस तरीके का व्यक्ति है, इस तरीके का रिलेशनशिप, कि उसमें आपको कुछ ना कुछ रणनीति बनानी ही होगी। तो आप अपने उद्देश्य के अनुसार रणनीति क्यों ना बनाएं? अपने उद्देश्य के अनुसार रणनीति बनाइए, उस रणनीति के अनुसार जिएं, सेफ रहें, अपने उद्देश्य को पूरा करें, और सिर्फ बात उतनी ही करें जितना कि आपके उद्देश्य के लिए जरूरी है। जो चीज आपके उद्देश्य, जब आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो कि आपके उद्देश्य से जुड़ी नहीं है, तो चुप रहिए। आप मुंह तभी खोलिए जब कोई ऐसी बात आपको करनी हो जो कि आपके उद्देश्य के लिए जरूरी है। तब आप पाएंगे धीरे धीरे कि आप नार्सिसिस्ट की सप्लाई लाइंस को धीरे धीरे काट रहे हैं और अपने उद्देश्य को भी पूरा कर रहे हैं, और नार्सिसिज्म को भी आप धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। याद रखिए, नार्सिसिज्म जो है ये कोई कंटिन्यूअस या सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या नार्सिसिस्ट को उठा के जेल में बंद कर दीजिए, नार्सिसिज्म खत्म हो जाएगा उसका। नार्सिसिज्म हमेशा काम नहीं करता। नार्सिसिज्म तब काम करता है जब नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि इस व्यक्ति को गिल्ट ट्रिप किया जा सकता है, इस व्यक्ति के अंदर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है, इस व्यक्ति को इस बात का एहसास कराया जा सकता है कि इसने मुझे गलत दुख दिया। जब ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो फिर नार्सिसिज्म भी खत्म हो जाता है। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि ये बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जीने वाला आदमी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट को सबवर्ट करता है, डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए तैयार रहें, आपके अंदर ये साहस हो कि आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए भी तैयार हैं, डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ भी तैयार हैं, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। फिर क्या आपको वो ट्रिप कर पाएगा? तो नार्सिसिज्म फिर धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है। उसी रिलेशनशिप के अंदर नार्सिसिज्म दिखाई नहीं देता, मानसिक उत्पीड़न भी उसी के साथ समाप्त हो जाता है।
तो ये चीज आपको समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नार्सिसिज्म को सपोर्ट करती हैं। जो चीजें उसको सपोर्ट करती हैं उनको धीरे धीरे बंद करना होगा। फिर एक बात जो मुझे लगती है वो ये है, जो कि चौथी बात है, चौथी टिप मैं आपको दे रहा हूं, चौथा उपाय है ये, कि बार बार ये सोचना कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, उतना ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो एक रिलेशनशिप ऐसा है कि ये एक युद्ध के मैदान की तरीके से, ये एक युद्ध है, और युद्ध में कोई झूठ या फरेब नहीं होता है। युद्ध में झूठ या फरेब जिसे आप कहते हैं उसे युद्ध में रणनीति कहा जाता है, स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जैसे बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो पहले जो एयरक्राफ्ट्स गए थे वो एक फॉल्स ऑब्जेक्टिव के साथ गए थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि शायद ये इनका इंटरनल पेट्रोल है, ये इंटरनल घूम रहा है, पाकिस्तान से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जबकि मेन जो अटैकिंग फाइटर जेट्स थे वो बाद में अलग से दूसरे रूट से गए। तो डिसेप्शन को एक तरीके से पाकिस्तान को धोखा दे करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई। तो ये धोखा देना बालाकोट स्ट्रेटजी की एक सुंदर रणनीति थी, जिससे कि उतना सफल ऑपरेशन हो सका भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसी तरीके से हमें क्या है, सफल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ये युद्ध है, भागेंगे कब तक? कोई हमेशा भाग नहीं सकता। भागते भागते भी लोग थक जाते हैं, डिफेंसिव होते होते भी लोग थक जाते हैं, रिएक्ट करते करते भी लोग थक जाते हैं। दूसरे की बनाई जिंदगी और उसकी शेयर्ड फैंटेसी में अपने आप को डाल करके भी लोग थक जाते हैं। भागना नहीं है, हमें ये देखना है कि इस युद्ध में हम भी एक प्लेयर की तरीके से उतर सकें। जैसे एक अगर गेम चल रहा है तो उसमें एक खिलाड़ी कुछ चाल चलता है तो दूसरा खिलाड़ी भी कुछ चाल चलता है। अगर पहला खिलाड़ी ही सिर्फ चाल चलता रहे, आप भागते रहें, तो फिर कोई गेम नहीं है। गेम में जीत हासिल करने के लिए, जैसे आपने कहा कि इसमें कोई फाइनल जीत है, तो फाइनल जीत के लिए आपको भी चाल चलना पड़ेगा। आप चाल कैसे चलेंगे? देखिए, सबको डर लगता है, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे डर ना लगता। आपको भी ये देखना होगा कि इस व्यक्ति को डर किस बात से लगता है। अगर इस व्यक्ति को आपके चीखने से डर लगता है तो फिर आप भी देखिए कि आप कब कब चीख सकते हैं। सबको इस बात का डर लगता है कि कहीं दूसरे को इमोशनल एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में दूसरा हमको पुलिस को फोन ना कर दे और हम जेल चले जाएं। तो ये खतरा बनाने की बात है, दूसरे को भी ये खतरा होना चाहिए कि ये पुलिस को फोन किया जा सकता है। फिर दूसरे के सपोर्ट सिस्टम से कौन ऐसा है जो डरता नहीं है? जब उसके सपोर्ट सिस्टम से आपके अंदर डर पैदा हो सकता है, तो आपके सपोर्ट सिस्टम से उसको भी डर पैदा हो सकता है। तो अपना सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा कीजिए, दूसरे लोगों से, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों से, सबको इकट्ठा कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। मजबूत लोगों को थोड़ा सा इकट्ठा करना चाहिए और वक्त पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है दबाव डालने के लिए। ये सब चीजें युद्ध की रणनीति का हिस्सा है। और अगर ये रिलेशनशिप एक युद्ध है तो फिर इस तरीके के डिसेप्शन और इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रणनीति बनाई जानी चाहिए, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। और फिर पांचवी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं वो ये है, पांचवा जो उपाय या टिप है वो ये है कि जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करता है, उन टैक्टिक्स का थोड़ा स्वाद उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि जब स्वाद आदमी को मिल जाता है तो वो एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, उसकी समझ में बात आ जाती है। जैसे अगर वो आपके सामने फैंटेसाइज करता है, वो आपके सामने झूठ बोलता है, वो आपको मैनिपुलेट करता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी इसका सहारा लीजिए। इसमें कोई गलती नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको बताइए, लेकिन आप ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए जो वास्तव में आपकी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। तो वो व्यक्ति क्या काम करेगा, आपकी उन प्रॉब्लम्स के आधार पे आपको एक्सप्लॉइट करेगा जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपने इमोशंस को, रिएक्शंस को मैनेज करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ
क्योंकि उसकी दिशा गलत है आपको एक्सप्लॉइट करने की, तो जो आपके पास आराम और स्पेस मिलेगा, उस स्पेस का इस्तेमाल आप अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि हम थोड़े से डिसेप्शन का सहारा लें, थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी का, रणनीति का सहारा लें। जैसी टेक्निक वो मेरे ऊपर लगाता है उसको नोट डाउन करें, वैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हम भी करें। अपने वेल-बीइंग के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जब हम इस तरीके से थोड़ा-सा जीने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम पूरी तरीके से मानसिक उत्पीड़न को भी खत्म कर पाते हैं और रिलेशनशिप के अंदर नार्सिसिज्म को भी थोड़ा-सा किनारे कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय भी चाहिए, थोड़ी कुशलता भी चाहिए और थोड़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए। स्ट्रेंथ जब तक आपके पास नहीं होगी, तब तक आप नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और सबको थोड़ा-सा मैच्योर होना पड़ता है। मैंने देखा है कि लोग कोई नई टेक्निक सीखते हैं, नार्सिसिस्ट को ही जाके बताने लग जाते हैं कि मैंने ये टेक्निक सीखी। ये कुछ ऐसी बात है कि युद्ध में आप जा करके अपने दुश्मन को बताएं कि मैंने ऐसे तोप खरीदी है, तो और उसकी इतनी दूर मार कर सकती है तोप। तो युद्ध आप तो अपनी खुद की ताकत को बता रहे हैं, तो वो आपकी ताकत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेगा। तो ये मूर्खता है, अपनी शक्ति के बारे में दूसरे को जाकर के बताना, जो कि आपका मेन अपोनेंट है, उसको जाके बताना। लोग सोचते हैं कि मैं नार्सिसिस्ट को अपनी नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा, तो इससे हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अरे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, उससे आपका संबंध ऐसे नहीं ठीक हो पाएगा, उससे आपका संबंध ठीक तब होगा जब आप मैच्योर हो पाए। उससे आपका संबंध ठीक हो पाएगा जब आप नार्सिसिज्म को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ को बंद करें। तो ये सब बातें आपको समझने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की थोड़ा-सा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मैच्योर नहीं हैं, तो भी ये कोई कारण नहीं है जिससे कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो, मानसिक प्रताड़ना हो। क्योंकि कोई किसी चीज़ में मैच्योर नहीं होता है, कोई किसी चीज़ में मैच्योर नहीं होता है। इस दुनिया में हर चीज़ में तो कोई मैच्योर नहीं है। लेकिन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में सर्वाइव करने के लिए जो रणनीति आपको बनानी है, उसमें आपको थोड़ी-सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आपको ये मान के चलना है कि आपको अपने दुश्मन से वो बातें नहीं बतानी है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, उसको अंदरूनी तौर पर अपने अंदर रखना है और उचित समय आने पर आपको जो है जैसा किया जाना चाहिए वैसा स्टेप लेना है, ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इस नॉलेज को जो आप प्राप्त कर रहे हैं, इस नॉलेज को अपनी जीवन में अप्लाई करने के लिए, रिलेशनशिप में अप्लाई करने के लिए आपको ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला है साक्षी भाव, दूसरा है एक्सेप्टेंस और तीसरा है जाप। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आप भी ये गेम खेल पाएँगे। जब आप गेम खेल पाएँगे, तो ही इसमें जीतने की संभावना बन पाएगी और जब आप जीत जाएँगे, तो मानसिक प्रताड़ना का अंत भी होगा।